अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं लीगल लॉ फर्म। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हक़ शुफ़ा। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं लीगल लॉ फर्म के सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद इकबाल निज़ामी साहब। वेलकम निज़ामी साहब। जी शुक्रिया। निज़ामी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में मेरा आपसे ये सवाल है कि हक़ शुफ़ा होता क्या है? जी, हक़ शुफ़ा से मुराद ये है कि जो कोई आपके हमसायगी में रह रहा है जी जी, या कोई आपके साथ किसी की ज़मीन का वो बनना साझा है या किसी की ज़मीन के वाटर कोर्स आपके साथ लग रहा है, तो वो हक़ शुफ़ा उस ज़मीन के ऊपर करने का अख्तियार रखता है आफ्टर सेल। सही। हाँ। अच्छा निज़ामी साहब, आजकल शुफ़ा के दावे ज़्यादातर नाकाम हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? जी, बात ये है कि आजकल जो हक़ शुफ़ा के दावे ज़्यादातर नाकाम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो है अवाम का हक़ शुफ़ा के कानून के बारे में आगाही का ना होना। सही। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है तलब। सही। अवाम को नहीं पता कि तलब कैसे करनी है और ये तलब किस से किस टाइम पे होनी है। किस टाइम पे? ठीक है, जबकि हक़ शुफ़ा का जो कानून है वो टिका ही तलबों की बुनियाद के ऊपर है। एक भी तलब अगर रह जाती है ना तो कोर्ट आपको फौरन कोर्ट से बाहर निकाल देती है। और ये जो प्रियम्पशन एक्ट 1992 है, पंजाब प्रियम्पशन एक्ट 1992, उसके मुताबिक उसको अगर आप थारोली स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि तलब का होना असल वक्त के ऊपर क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है। अच्छा, ये हक़ शुफ़ा किन जमीनों पर होता है? जी, पहले तो हक़ शुफ़ा जो है ना वो रेजिडेंशियल यानी कि सकनी जी जी, और नॉन रेजिडेंशियल यानी कि एग्रीकल्चर दोनों पे होता था, लेकिन प्रियम्पशन एक्ट 1992 में ये बार कर दिया गया है कि रेजिडेंशियल पे अब नहीं होगा, अब ये सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड पे होगा। अब जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड्स है ना, हक़ शुफ़ा उन पर फाइक है, दूसरी रेजिडेंशियल पे ये अब फाइक नहीं रहा। अच्छा, दावा शुफ़ा कौन कौन लोग कर सकते हैं? जी, दावा शुफ़ा वो लोग कर सकते हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड में जी जी, आपके साथ हमसाये हैं, यानी कि उनकी जमीन आपकी जमीन के साथ लग रही। एक तो ये बात, दूसरी वो मुश्तरका खाता में या मुश्तरका खेवट मुरब्बा नंबर में वो भी मालिक है और बेचने वाला भी मालिक है, उसको हम मुश्तरका खाता कहते हैं। इसके बाद वाटर कोर्स वो एक ही मोगे से उनको मिल रहा है। जी जी, ठीक है, उसके बाद वो जो जमीन है, जो प्रेमिसेस है उस जमीन के, उसकी जो है ना वट बनना आपके साथ साझा है, तो फिर आप हक़ शुफ़ा का हक रखते हो। अदरवाइज ये नहीं हो सकता कि आप उधर उस जमीन में ना आपका वाटर कोर्स इकट्ठा है, ना आपका उधर वो वट बनना साझा है और ना आप मुश्तरका खाते में हो, लेकिन कहीं और से उठ के कहा जी मैं शुफ़ा करूंगा, तो वो शुफ़ा करने का हक ही नहीं रखता। सही सही। अच्छा, ये तलबों से क्या मुराद है? जी, तलबों से ये मुराद है कि जब कोई प्रॉपर्टी किसी एलियन को सेल कर दी जाती है, एलियन हम कहते हैं आउटसाइडर को, सही। एलियन को जब सेल कर दी जाती है तो जो शाफे यानी कि उसके प्रेमिसेस में आता है, जो मैंने पहले सवाल में आपको बताया, तो उसको हक है कि वो हक़ शुफ़ा करे। ठीक है, अब जो एलियन है उसका तो हक नहीं है कि वो ऊपर से आके खरीदता फिरे, तो उस वक्त जो तलब है ना वो आदमी उठ के ऐलान करेगा कि जी इसने ये सेल कर दी है, हक मेरा बनता है, मैं हक़ शुफ़ा रखता हूं तो मैं इसके ऊपर शुफ़ा करूंगा। उसको हम कहते हैं तलबे मुआसबत। सही सही, ठीक है, ठीक है। और वो 2, 3, 4 गवाहों की प्रेजेंस में उसने ऐलान करना होता है, वो ऐलान ही तलबे मुआसबत है, जिसको हम फर्स्ट तलब कहते हैं, पहली तलब। सही। अगर तलब इशहाद यानी नोटिस मुद्दे अलई के अलावा कोई और वसूल करे तो ये तलब कैसे साबित होगी? जी, ये बात है कि तलब इशहाद कहते ही नोटिस को है कि जी ये जमीन आपने खरीद की है, हक मेरा बनता है, आप ये सेल प्राइस मुझसे ले लो और अपने अखराजात भी ले लो, ये जमीन मुझे दे दो। ये नोटिस में तहरीर होता है। अब अगर वो बंदा जानबूझकर अपनी जगह पर किसी और से नोटिस वसूली करवाता है, यानी कि बेटे से, बेटी से, बीवी से, भाई से,
तो वो उसकी असालतन जो है ना सर्विस नहीं हुई कि उसने जाती तौर पे उस नोटिस को वसूल नहीं किया। अब जब उसने जाती तौर पर नोटिस को वसूल नहीं किया, किसी और ने किया है, तो अब इस तलब को साबित कैसे किया जाए? तो ये तलब इस तरह से साबित होती है कि उसकी जगह पर पोस्टमैन को तलब करवाएंगे कि हाँ जी ये नोटिस आपने इसी के रिश्तेदारों को सर्व करवाया कि ऐसे फेंक के आ गए हो। तो वो पोस्टमैन जो है ना वो एलैबोरेट करेगा कि हाँ जी मैंने ये जो तलब है, ये नोटिस है, ये इस बंदे को दिया है, तो इसने दूसरे के जरिए रिसीव किया या रिसीव करने से अनकारी हो गया, लेकिन मुझे मिला जरूर है। ये इस तरीका से तलब साबित होगी। अच्छा निजामी साहब, जरा तमाम तलबों के बारे में बताएंगे आप जरा? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अवाम इन तलबों के बारे में टोटली अनअवेयर है या किसी के बारे में जानते हैं, किसी के बारे में नहीं जानते। जब कोई जमीन सेल कर दी जाती है किसी एलियन को जिसका कोई तल्लुक उस जमीन के साथ नहीं होता, तो जिसका तल्लुक होता है वो सबसे पहले एक ऐलान करता है उस मजलिस में, जब उसके नॉलेज में आता है कि जी ये जमीन बिक गई है, सेल हो गई है, वो ऐलान करता है 2 या 4 या उस मजलिस में जितने भी लोग बैठे होते हैं उनकी मौजूदगी में कि जी ये जमीन चूंकि मेरे साथ लगती है तो मैं इस पर शुफा करूंगा। वो पहली तलब है, सिर्फ ऐलान करना, उसको हम कहते हैं तलबे मुआसबत। ठीक है। उसके बाद तलबे मुआसबत के बाद उस बंदे को जिसने वो लैंड परचेज की है उसको एक नोटिस दिया जाता है कि जनाब ये आप मुझसे सेल प्राइस ले लें, जो आपका इस जमीन के ऊपर ट्रांसफर कराने का खर्चा आया वो भी मुझसे ले लें, ये जमीन आप मुझे दे दें क्योंकि मेरा हक़ शुफा फाइक है। और उसको हम कहते हैं तलबे अशहाद। ठीक है। उसके बाद भी अगर वो बंदा वो सेल प्राइस वगैरह लेके वो देने की हामी नहीं भरता तो उसके बाद हम कोर्ट से रुजू करते हैं, दावा करते हैं दार, उसको कहते हैं तलबे खुसूमत, और वो आखिरी तलब होती है। उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। सही। निजाम साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है कि अगर तलबे इशहाद की जरूरत में डाकिया पेश ना किया जाए तो इसका मुकदमे पर क्या असर होगा? जी देखें, डाकिया पेश किया जाता है तलबे शहाद को साबित करने के लिए। सही। जहां पर डिनाइल आ जाए कि जी मुझे तो तलबे शहाद का नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ, अब डिनाइल आई तो उसको साबित करने के लिए डाकी को तो पेश करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट व्यू ये है कि चूंकि डाकिया पेश नहीं हुआ, तलबे शहाद मुकम्मल नहीं हुई, अब तलबे मुआसबत या तलबे खुसूमत ये साबित होती हैं या नहीं होती, इन तीनों में से एक तलबे शहाद रह गई है, उसके लिए उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा। हक़ शुफा में तीनों तलबों का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। और ये साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकर निसार साहब की जजमेंट है। सही सही जी, बहुत शुक्रिया निजामी साहब। नाज़रीन, आपने हक़ शुफा पर गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।